हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एसओएल, एनसीवेब, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता यानी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज की ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ें जानेंगे। पहला, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, उसे किस किस नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। और तीसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आज की इस नई वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है या फिर उसकी जो आर्थिक या कृषि की व्यवस्था है, उसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम प्रमाण किसको मिले। तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत अलेक्जेंडर, जिन्हें कनिंगम भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम है, और उन्हें हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के कुछ सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए जिसमें इन्होंने सबसे पहले मोहरें देखी, परंतु हड़प्पा सभ्यता की वह खोज नहीं कर पाए। अलेक्जेंडर को श्रेय नहीं दिया जाता बल्कि जॉन मार्शल को दिया जाता है। इसके पीछे एक कारण यह है क्योंकि जो अलेक्जेंडर थे वो ज़्यादातर चीज़ों को बुक्स से रिलेट करते थे, वो किताबी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने जो भी अवशेष मिले उन्होंने उससे पहले के प्राचीन अवशेषों से जोड़कर कंपेयर करके समझने की कोशिश करी, परंतु हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां हैं उसको अगर हम देखें तो वो आज तक हमें पढ़ी नहीं गई है। और यही सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इन मोहरों पर वृषभ जो कि एक पशु है और 6 कुछ अक्षर टाइप के अंकित किए गए हैं। और आगे चल के वो इनके महत्व को तो नहीं समझ पाए क्योंकि वो किताबी बातों पे ज़्यादा ध्यान रखते थे। और इसके बाद में आगे चल के 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरुआत करवाई। अब यहाँ पर आप लोग दो नाम से कंफ्यूज मत होना। देखो, अब तक कनिंगम ने सबसे पहले प्रमाण तो मिले, लेकिन एक कनिंगम जो था उसे हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय नहीं दिया जाता। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसका श्रेय अगर हम देखें तो वो जाता है सर जॉन मार्शल को। इसके अलावा दो और व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई करवाई, और दूसरे थे राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज या फिर उसकी जो है उत्खनन का कार्य किया। ये दो प्रमुख भारतीय थे। आप लोग ध्यान रखना है, उस समय जो राखल दास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और वहाँ के जो भी अवशेष मिले उसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो सभ्यताएं बसी थी उससे रिलेट किया। और इसके बाद पता चलता है कि ना केवल हड़प्पा ही बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे। आप सभी को एक चीज़ और याद रखना है, चाहे हम दयाराम साहनी की बात करें या फिर हम राखल दास बनर्जी की बात करें, ये दोनों के दोनों जो है वो जॉन मार्शल के अंडर में काम कर रहे थे, यानी अधीनरत काम कर रहे थे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो पूरा श्रेय वो सर जॉन मार्शल को जाता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए मैंने लिखी है कि 1934 में सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय उनको दिया जाता है, और हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई का जो श्रेय है वो भी उनको दिया जाता है, यानी यही थे एक तरीके से इनके फाउंडर। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो सन 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो या तो सिंधु नदी या सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके इर्द गिर्द बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी चीज़,
इसे हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सर्वप्रथम इसके जो प्रमाण मिले थे वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पर मिले, इसीलिए इस पूरी की पूरी सभ्यता का नाम या इस पूरी की पूरी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और तीसरा नाम है इसका कांस्य युग की सभ्यता। इसे कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो कांसा था इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में कांसा यूज़ होता है, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। जिस तरीके से आप जब नवपाषाण काल पढ़ते हो तो नवपाषाण काल में आगे चलकर हम देखते हैं, जब नवपाषाण काल आगे उसके आगे आते हैं हम तो उसमें ताम्रपाषाण काल आता है ना, या ताम्र काल आता है। तो उस ताम्र काल की तरह ही ये कांस्य युग का काल भी था क्योंकि इसमें कांस्य का उपयोग जो है वो बहुयात मात्रा में किया जा रहा था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार अगर आप देखें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास था। तो सिंधु नदी एक बहुत ही बड़ी रिवर है और इस बड़ी नदी होने के कारण हम ये भी देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसके प्रदेशों के बारे में कि भाई कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता अगर मुख्य रूप से देखें तो पहले वाला पाकिस्तान आज़ादी से पहले, जिसका बहुत सा पार्ट पाकिस्तान में भी है, और सिंध साथ ही साथ बलूचिस्तान, इन 3 पार्ट्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये प्रदेश हैं जहाँ पर इनकी ज़्यादातर बस्तियाँ मिली है। तो सुदूर स्थानों की बात करें तो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग, और इसके साथ साथ हम देखें तो पंजाब, हरियाणा इन दोनों जगहों पर भी मिले हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा दक्षिण में बात करें साउथ में तो नर्मदा नदी के मुहाने तक हमें क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिला है। और ये बलूचिस्तान का जो समुद्री तट है वहाँ पर भी हमें मिला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, उत्तर प्रदेश में कहाँ तक, मेरठ तक इसके प्रमाण मिले हैं। अगर इसके हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था वो आप देखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो कितना था ये, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और उस समय की कई समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और पीली नदी चीन की सभ्यता, इन सभी से इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। अगर हम हड़प्पा के स्थलों की बात करें तो वर्तमान समय में 250 से भी अधिक ऐसे जो मुख्य स्थल हैं, और इसके अलावा लगभग कुल 2800 स्थल मिले। लेकिन 2800 का आपके सामने चित्रण करना बहुत ही संभव नहीं है। हम सिर्फ उन हड़प्पा स्थलों के बारे में बात करेंगे जो कि प्रमुख हैं। तो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें सबसे पहले हड़प्पा खुद आता है, क्योंकि हड़प्पा जो है वो मोहनजोदड़ो से काफ़ी इंटरलिंक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख नगर थे। हड़प्पा देखें तो हम पंजाब में, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के आसपास। इसके बाद तीसरा स्थल इसका प्रमुख था जिसका नाम था चनहूदड़ो। चौथा अगर हम देखें तो लोथल। पांचवा अगर हम प्रमुख स्थल देखें तो राजस्थान में कालीबंगा, जिसे कालीबंगन भी कहते हैं, काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वहाँ पर बनती थी अनुमानित। और इसके अलावा छठा जो है वो हरियाणा में बनावली, हिसार के पास में ये प्रदेश मिला है। तो ये प्रमुख स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के आपने देखे। इसके अलावा हम देखें तो गुजरात में एक धोलावीरा नाम की जगह है, वो दुर्ग का वहाँ पर निर्माण किया गया था और शायद वो भी एक प्रमुख स्थलों में से एक था। तो आपने देखा ये हड़प्पा सभ्यता का कुल भौगोलिक विस्तार था, इसके प्रमुख नगर जो व्यापारिक केंद्र के रूप में भी थे। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में और संरचना के बारे में। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की कई सारी नगर योजना और कई सारी संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हड़प्पा की संस्कृति की तो इसकी विशेषता ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हड़प्पा सभ्यता हमें 2 भागों में दिखी है इसकी नगर योजना, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। जो दुर्ग है उसे कई हम किले के रूप में परिभाषित करते हैं और जो निचला शहर वो है जो नीचे की ओर है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी इसकी नगर योजना, क्योंकि आधुनिक समय में हम जैसे नगर बनाते हैं, कोई प्लॉट काटते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर था। सारे मकानों की जो नींव थी पहले बनाई गई थी और इसके बाद शासक जो थे शायद उन्होंने आवासीय स्थल बनवाए थे। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो उसकी नगर योजना को देख कर कि शायद वहाँ पर शासक भी ज़रूर थे।
दूसरी चीज़ कि प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उच्चतम यानी उच्च शहर था और दूसरा निम्न शहर था। और आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई प्रत्येक नगर में दो प्रकार के शहर थे, एक दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग प्राय वो इलाका था जो जिसे किलेबंदी से घिरा गया था, और निचला शहर वह इलाका था जो कि निचले स्थानों पर था। निचले स्थानों को भी कई जगह पर दुर्गों के रूप में, किले के रूप में घेरा गया था, परंतु दुर्ग जो थे उन्हें एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और उनको बनाने से पहले उनकी पूरी नींव तैयार की गई थी। और इसके बाद में उनके जो घर थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कैसे काटते थे, एक दूसरे को जो उसकी गलियां थी, जो उसकी सड़कें थी, वो समकोण पे काटती थी। आपको ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की जैसे ये गलियां हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, यानी सीधा लंबवत उसको बनाया गया था। और इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि हर घर की एक ना एक दीवार जो है वो सड़क से ज़रूर मिले, ताकि घर के अंदर का जो भी गंदा पानी है वो उसके थ्रू बाहर क्या हो सके, प्रभावित हो सके। आपको याद रखना है कि भाई सड़कें तथाएं एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी और छोटी सड़कें आगे चलकर बड़ी सड़कों से मिलती थी। इसके साथ साथ सिंधु बस्ती में ये भी चीज़ हमने देखा कि भाई बस्तियों को नियोजित ढंग से बसाया गया था, यानी ज़्यादातर घर की संरचना एक जैसी थी। तीसरी चीज़, हड़प्पा कालीन जो स्मारक हैं, जो हमें घर वगैरह आवास वगैरह मिले, वहाँ पर हमें क्या है कि कुछ ऐसे भी कब्र मिले हैं जिन्हें कुशलतापूर्वक बनाया गया था। तो हम ये अनुमान लगा के कहते हैं कि जिन कब्रों को कुशलतापूर्वक बसाया गया था या कुशलतापूर्वक बनाया गया था जिन कब्रों को, तो उन कब्रों के अंदर कुछ हमें महंगे महंगे आभूषण या फिर हम कह सकते हैं उनके रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी दफनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के सर्वप्रथम या फिर हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वहाँ पर पाए गए हैं। वहाँ पर विशाल स्नानागार, विशाल जलाशय जिसे हम कहते हैं, वो पाया है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, डायमेंशन की, तो ये 11.88 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर, और गहराई या ऊंचाई की बात करें तो वो 2.43 मीटर क्या है, गहराई या लंबा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जलाशय में दोनों ओर से चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। सीढ़ियों के बगल में कपड़े बदलने के लिए 3 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष के अंदर कुआं भी बनाया गया था और 2 कक्ष सामान्यतः एक पुरुष और दूसरा महिला के लिए थे, ताकि नहाने के बाद वो अपने वस्त्र बदल सके। स्नानागार के फर्श को पक्की ईंटों से बनाया गया था, और ताकि कुएँ का प्रयोग वो लोग कर सकें जो लोग समुद्र जो भी जलाशय है उसके अंदर अगर कोई उतर नहीं सकते, तो वो लोग क्या कर सके कि वो उसके अंदर कुएं से पानी निकाल ले और कुएं से पानी निकाल कर वे नहा सकते हैं। अगर हम देखें स्नानागार के तो कई रूप में देखा जाता है, शायद धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्नानागार का उपयोग किया जाता था। स्नानागार का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में नहान की प्रक्रिया जो है वो स्नान की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो गंगा स्नान की बात करें, आज गुरु पर्व स्नान की, मकर संक्रांति की, या फिर जो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे कि स्नानागार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, और शायद धार्मिक अनुष्ठानों के संयन के लिए जो अमीर लोग थे उनके द्वारा बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में बड़ी बड़ी इमारतें भी मिली है। इन बड़ी इमारतों में अगर हम देखें तो एक अनाज गृह मतलब जहाँ पर अन्नागार है, जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। अब ये इसकी लंबाई बताई गई है कि ये लंबा कितना था, 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा काली जो बंगा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, वो दक्षिण के भाग में कई ईंटों के चबूतरे मिले। शायद उनको देख के हमें ये अनुमान लगता है कि इन लोगों ने पहले क्या किए थे, पहले आवास बनाए थे, पहले नींव बनाई, फिर उसके बाद में लोगों के आवास बैठाए। इसके बाद में मोहनजोदड़ो की अगर हम जल निकास प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। वहाँ पर हर एक सड़कों के साथ में जो भी अपशिष्ट है वो नालियों के थ्रू, छोटी नाली आगे बड़ी नालियों से कनेक्ट की गई थी, और जो भी गली और घर का जो भी गंदगी है वो नाली में प्रभावित होकर आगे जा सके। तो इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की क्या नगर योजना थी, क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं, इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता की क्या कौन कौन से मुख्य शहर आप लोगों को लिखने, और हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसके बाद में आगे राजनीतिक, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता के अंत, तो वीडियो और भी आप लोगों को मिलेगी और उसमें आप लोगों को डीप से बताया जाएगा
चलेगा, इस मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।